सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, एजुकेशन प्लेनेट चैनल नोहर पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान के इतिहास जो पार्ट है उसमें चैप्टर नंबर है 10 स्वतंत्रता के बाद। इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर इस वीडियो में हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, नव स्वाधीन भारत के सामने कौन सी 3 समस्याएं थी? तो नव स्वाधीन भारत के सामने निम्नलिखित 3 समस्याएं थी। पहली थी, बंटवारे की वजह से 80 लाख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आए थे। इन लोगों के रहने का इंतज़ाम करना, उन्हें रोजगार देना एक बड़ी समस्या थी। दूसरी समस्या थी रियासतों की। जब भारत आज़ाद हुआ तो तकरीबन 500 रियासतें राजाओं या नवाबों के शासन में चल रही थी। इन सभी को नए राष्ट्र में शामिल होने के लिए तैयार करना एक कठिन काम था। तीसरी समस्या थी, नव स्वाधीन भारत को ऐसी राजनीतिक व्यवस्था विकसित करनी थी जो यहाँ के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को सबसे अच्छी तरह से व्यक्त कर सके। तो ये भारत के सामने 3 समस्याएं थी और बहुत ही अच्छे तरीके से भारत ने इन समस्याओं को टैकल किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों की समस्याओं को हल किया था और सभी रियासतों का भारत में उन्होंने एकीकरण करवा दिया था। प्रश्न नंबर 2, योजना आयोग की क्या भूमिका थी? उत्तर है, 1950 में सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने और उनको लागू करने के लिए योजना आयोग का गठन किया। कौन से उद्योग सरकार द्वारा और कौन से उद्योग बाजार द्वारा अर्थात निजी उद्योगपतियों द्वारा लगाए जाएंगे, विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के बीच किस तरह का संतुलन बनाया जाएगा, इन सब को परिभाषित करना योजना आयोग का काम था। अब अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है, केंद्रीय सूची में और विषय रखे गए थे। तो केंद्रीय सूची में विषय रखे गए थे कराधान, रक्षा और विदेशी मामले। और दूसरा है, समवर्ती सूची में वन, कृषि ये विषय रखे गए थे। और तीसरा जो रिक्त स्थान है उसमें आएगा वह आर्थिक योजना, जिसमें सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों को विकास में भूमिका दी गई थी, उसे मिश्रित मॉडल कहा जाता था। तो यहाँ आएगा मिश्रित। और इसमें आएगा कराधान, रक्षा और विदेशी मामले, और इसमें आएगा वन और कृषि। अब हम इसका अंतिम लेते हैं, घ इसका रिक्त स्थान वाला पार्ट है। पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु से इतना जबरदस्त आंदोलन पैदा हुआ कि सरकार को आंध्र भाषी राज्य के गठन की मांग को मानना पड़ा। तो इस रिक्त स्थान में आएगा पोट्टी श्री रामुलु। अब हम बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें सही और गलत हमें सेंटेंस बताने हैं, सही है या गलत है। तो पहला है, आज़ादी के समय ज़्यादातर भारतीय गांवों में रहते थे। तो ये सही है। और इसके बाद में संविधान सभा कांग्रेस पार्टी के सदस्यों से मिलकर बनी थी, ये गलत है। और तीसरा कथन है, पहले राष्ट्रीय चुनावों में केवल पुरुषों को ही वोट डालने का अधिकार दिया गया था, ये भी गलत है। और अंतिम है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया था, ये कथन सही है। प्रश्न नंबर 5 है, राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक व आर्थिक जीवन में हम असमानता की राह पर चलेंगे, कहने के पीछे डॉक्टर अंबेडकर का क्या आशय था? तो इसका उत्तर है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार राजनीतिक लोकतंत्र को आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र के साथ होना था।
वोट का अधिकार देने से अन्य असमानताओं जैसे अमीर और गरीबों के बीच या ऊपरी और निचले क्षेत्रों के बीच की असमानता दूर नहीं होगी। भारत सिर्फ अपने राजनीतिक जीवन में एक आदमी एक वोट और एक मूल्य के सिद्धांत का पालन करता है, और अपने आर्थिक और सामाजिक जीवन में एक आदमी एक मूल्य के सिद्धांत का निषेध। उनका मानना था कि भारत को आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में असमानता के सभी रूपों के उन्मूलन की दिशा में काम करने की आवश्यकता है। प्रश्न नंबर 6, स्वतंत्रता के बाद देश को भाषा के आधार पर राज्यों में बांटने के प्रति हिचकिचाहट क्यों थी? तो इसका उत्तर है 1920 के दशक में कांग्रेस ने वादा किया था कि देश की स्वतंत्रता के बाद प्रत्येक प्रमुख भाषाई समूह का अपना प्रांत होगा। हालांकि आज़ादी के बाद इस वादे को पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि भारत पहले से ही धर्म के आधार पर विभाजित था। इस विभाजन के कारण दंगों में 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। ऐसे में यह चिंता थी कि क्या देश भाषा के आधार पर इस बंटवारे को झेल पाएगा। कांग्रेस नेताओं का मानना था कि देश का कोई भी विभाजन केवल उसकी एकता और प्रगति को ही बाधित करेगा, इसलिए उनको भाषा के आधार पर राज्यों को बांटने के प्रति हिचकिचाहट हो रही थी। प्रश्न नंबर 7 है, एक कारण बताइए कि आज़ादी के बाद भी भारत में अंग्रेजी क्यों जारी रही। एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। तो इसका उत्तर है भारत कई क्षेत्रीय भाषाओं का देश है। 1956 में भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का पुनर्गठन किया गया। 1956 में भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का पुनर्गठन किया गया। संविधान सभा में भाषा के प्रश्न पर चर्चा करते समय कई सदस्य चाहते थे कि हिंदी अंग्रेजी के स्थान पर एकमात्र आधिकारिक भाषा का पदभार संभाले। हालांकि जो लोग हिंदी नहीं बोलते थे वे एक अलग राय के थे। वे नहीं चाहते थे कि हिंदी उन पर थोपी जाए। अंत में एक समझौता किया गया कि हिंदी भारत की आधिकारिक भाषा होगी। अंग्रेजी का उपयोग अदालतों, सेवाओं और संचार में एक राज्य और दूसरे के बीच में किया जाएगा। इसलिए आज़ादी के बाद भी भारत में अंग्रेजी जारी रही। प्रश्न नंबर 8, आज़ादी के बाद प्रारंभिक दशकों में भारत के आर्थिक विकास की कल्पना किस तरह की गई थी? तो इसका उत्तर है भारत और भारतीयों को गरीबी से बाहर निकालना और एक आधुनिक तकनीकी और औद्योगिक आधार का निर्माण करना नए राष्ट्र के प्रमुख उद्देश्यों में से थे। और एक मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल पर सहमति व्यक्त की गई थी। इसके अनुसार राज्य और निजी क्षेत्र दोनों उत्पादन और रोजगार बढ़ाने में महत्वपूर्ण और पूरक भूमिकाएं निभाएंगे। और तीसरा जो इसका बिंदु है, 1956 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना तैयार की गई। इसने इस्पात जैसे भारी उद्योगों के विकास और बड़े बांधों के निर्माण पर जोर दिया था। प्रश्न नंबर 9, मीरा बहन कौन थी? उनके जीवन और आदर्शों के बारे में पता लगाएं। तो उत्तर है मीरा बहन का जन्म 22 नवंबर 1892 में इंग्लैंड में हुआ था। मीरा बहन का असली नाम था मैडलिन स्लेड। मैडलिन स्लेड नाम था। वह एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की बेटी थी। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों से प्रभावित होकर खादी का प्रचार किया था। वह अंग्रेज थी लेकिन हिंदुस्तान की आज़ादी के पक्ष में थी। मैडलिन स्लेड जब साबरमती आश्रम में बापू से मिली तो उन्हें लगा कि जीवन की सार्थकता दूसरों के लिए जीने में है। वह गुजरात के साबरमती आश्रम में रहने लगी। मीरा बहन ने मानव विकास, गांधी जी के सिद्धांतों की उन्नति और स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। ऐसा करते देख गांधी जी ने उन्हें मीरा बहन का नाम दिया। गांधी जी के विचारों को मानने वाली मीरा बहन सादी धोती पहनती थी, सूत कातती, गांव गांव घूमती थी, बुनियादी शिक्षा
अस्पृश्यता निवारण जैसे कार्यों में गांधी जी के साथ में मीरा बहन की अहम भूमिका रही थी। और महात्मा गांधी के निधन के बाद मीरा उनके विचार और कार्यों के प्रसार में जुटी रही, जिसके चलते 1982 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। प्रश्न नंबर 10, इस चैप्टर का ये अंतिम प्रश्न है। पाकिस्तान में भाषा के आधार पर हुए उन विवादों के बारे में और पता लगाएं जिनकी वजह से बांग्लादेश का जन्म हुआ और बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी कैसे मिली। तो इसका उत्तर है 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो 2 भागों में बंट गया था। इसके साथ ही बंगाल भी 2 हिस्सों में बंट गया था। इसका हिंदू भाषी इलाका पश्चिमी भारत के साथ था और मुस्लिम भाषी इलाका पूर्वी पाकिस्तान में था। 1955 में पाकिस्तान सरकार ने पूर्वी बंगाल का नाम बदलकर पूर्वी पाकिस्तान रख दिया। यहीं से उपेक्षा और संघर्ष की शुरुआत हुई। तनाव जब बढ़ने लगा तो बांग्लादेश का स्वाधीनता आंदोलन शुरू हुआ। 1971 में दंगों में लाखों बंगाली मारे गए और 10 लाख से ज़्यादा बंगालियों ने भारत में शरण ली। बंगालियों के समर्थन के लिए भारत और पाकिस्तान का युद्ध प्रारंभ हुआ। अंततः पाकिस्तान ने 16 दिसंबर 1971 को भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन गया। तो ये था बांग्लादेश के जन्म की कहानी कि किस प्रकार से बांग्लादेश का जन्म हुआ। और इस चैप्टर नंबर 10 के पाठ्य पुस्तक के प्रश्न समाप्त हुए हैं। जो इसके अलावा एक्स्ट्रा बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, थोड़ा सा प्रयास करके और प्रश्न बनाइए। और अभी सामाजिक विज्ञान में जो राजनीति विज्ञान का पार्ट है उसके 2 पाठ बचे हुए हैं। उन पाठों के प्रश्नोत्तर के वीडियो के साथ में नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे।